आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस विषय का वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। और ये जो टॉपिक है आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में गारंटी है कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके 5 नंबर दिलाएगा, क्योंकि इससे फुल गारंटी दे रहे हैं कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का और 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 3 नंबर एक नंबर का होगा। तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2 5 नंबर हो सकता है। परिभाषा दे दे 3 नंबर का और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 5 नंबर हो जाएगा। मतलब ये टॉपिक आप देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा, इतना आप समझ लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि हमने साइंस को पूरा डिटेल में पढ़ाया है, क्लास 10th का और 9th का। अगर आप अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, और सभी वीडियो को जाकर एक से एक वीडियो है जाके फटाफट से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ऊपर में क्या लिखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया और इसके प्रकार। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हम किससे बोलेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हम किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए, ऐसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान के चलिए ऑक्सीजन है यानी कि O2 है, ठीक है, और H2O है यानी कि H2 है, H2O नहीं, O2 और H2 मतलब ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों मिलकर बना दिया H2O, यानी कि जल का निर्माण कर दिया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जल का निर्माण कर दिया यानी कि H2O का। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए O2 ऑक्सीजन कैसा गैस है, ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो कि आग को जलाता है। ठीक है, आग को जलाता है, मतलब आग जलने में मदद करता है। और हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो कि आग के संपर्क में आने पर ही जलने का शुरू कर देता है, यानी कि जलने लगता है, H2 हाइड्रोजन गैस। लेकिन दोनों का मिल के जो चीज़ बन रहा है जिसका नाम है जल, यानी कि इसका सूत्र है H2O। ये क्या करता है, आग को बहुत ही जल्द बुझाता है, पानी। ठीक है, H2 मतलब जल यानी कि पानी। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया हम इसी को बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा एक बार आपको फिर से बताते हैं। ऐसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें ऐसा रासायनिक परिवर्तन जिसमें नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है। इसका गुणधर्म था आग जलाने का, इसका गुणधर्म था स्वयं जलने का। ठीक है, लेकिन इसका जो गुणधर्म है वो है आग को बुझाने का। तो दोनों से जो अलग गुणधर्म का बना है यही है यहाँ पर नया पदार्थ। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि ये है तीर चिन्ह, और तीर चिन्ह के दाहिना साइड यानी कि इसको तीर साइड, ठीक है ना, तीर के साइड हमेशा जो पदार्थ रहता है उसका नाम होता है उत्पाद। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको प्रोडक्ट बोला जाता है, अंग्रेजी वाला लोग इसको प्रोडक्ट बोलता है। और यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में अभिकारक। क्या बोलते हैं इसको, अभिकारक। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिकारक। इंग्लिश में इसको रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके जो प्रकार है जो परीक्षा में पूछा जाता है उसको बताते हैं उदाहरण के साथ। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। देखिए यहाँ दिया है संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया को परिभाषा पढ़ेंगे, मतलब संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा पढ़ेंगे, फिर इसका उदाहरण देखेंगे, फिर इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए संयोजन अभिक्रिया का परिभाषा क्या है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग कर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। संयोजन का मतलब कोई भी चीज़ जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसका परिभाषा भी वही लिखे हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में या तो दो पदार्थ जुड़ेगा या तो फिर दो से अधिक पदार्थ भी जुड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए यहाँ एक पदार्थ O है, मान के चलिए इसको A मान लेते हैं। ठीक है, A है और यहाँ एक पदार्थ B है। ठीक है, दोनों को जुड़ गया तो क्या बनेगा, AB बनेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा A प्लस B प्लस C, तीन पदार्थ जुड़ेगा। ठीक है, तीन पदार्थ जुड़ेगा फिर भी संयोजन अभिक्रिया होगा। लेकिन हमेशा जो उत्पाद बनेगा, मतलब कि अभिक्रिया के पश्चात जो भी चीज़ बनेगा वो हमेशा एक ही गो होगा। ठीक है, एकल उत्पाद का निर्माण करता है, इसलिए इसका परिभाषा लिखे हैं केवल एक उत्पाद का निर्माण करता है। एक मतलब एकल, सिंगल। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया।
फिर से एक बार समझिए कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक यानी कि जुड़ने वाला आपस में संयोग कर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दो गो चीज़ जुड़ेगा या तो दो गो से ज़्यादा चीज़ भी जुड़ सकता है, लेकिन उत्पाद जो बनेगा हमेशा एक एक गो रहेगा, ठीक है ना, एक ही गो रहेगा। चलिए उदाहरण देखिए यहाँ पर परफेक्ट उदाहरण क्या दिए हैं। H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस, दोनों जब मिल जाएगा तो क्या बनाएगा H2O यानी कि जल। देखिए यहाँ पर दो पदार्थ थे और दोनों पदार्थ मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण किया है जो कि है H2O, ठीक है। ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। फिर देखिए क्या दिया है Cl, ठीक है, प्लस O2 यानी कि क्लोरीन गैस प्लस O2 ऑक्सीजन गैस मिल के क्या बनाएगा Cl सॉरी यहाँ कैल्शियम नहीं, सॉरी क्लोरीन नहीं कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम से नहीं करेगा ये, ठीक है, सॉरी क्लोरीन से नहीं करेगा, इससे कैल्शियम लेते हैं उदाहरण में इसका। कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन एरोदिन क्या होगा CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पदार्थ कैल्शियम दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन, तो दो पदार्थ मिला और एक ही पदार्थ बना कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये भी क्या है संयोजन अभिक्रिया। तो आप समझ गए होंगे संयोजन अभिक्रिया को। चलिए हम समझते हैं वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा क्या है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है चलिए पढ़ते हैं। ये अभिक्रिया वियोजन संयोजन के जस्ट विपरीत है, ठीक है ना, जिसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपघटन, ठीक है। वियोजन बोलिए या तो फिर अपघटन बोलिए। वियोजन का मतलब होता है टूटना, क्या होता है टूटना यानी कि अलग होना, और अपघटन का मतलब भी वही होता है। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या दिया है जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया का जस्ट विपरीत है, उल्टा है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता था दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़ता था और एक उत्पाद बनाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है केवल एक ही पदार्थ रहता है, ठीक है, और बाद में वो टूट करके या अपघटित होकर के या तो फिर अलग अलग होकर के दो पदार्थ बनाता है या तो फिर दो से अधिक पदार्थ बनाता है, ठीक है। चलिए अब आपको हम एक चीज़ समझाना चाहते हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया होता है आपके 10th क्लास के अकॉर्डिंग तीन प्रकार का वियोजन अभिक्रिया आपको पढ़ना है। सबसे पहला है तापीय वियोजन, उसके बाद दूसरा है विद्युत वियोजन और तीसरा है प्रकाश वियोजन, ठीक है। थोड़ा सा गड़बड़ी है और देखिए क्यों गड़बड़ी है, क्योंकि देखिए तापीय वियोजन को तापीय अभिक्रिया भी बोलते हैं और ये जो विद्युत वियोजन इसको विद्युत अभिक्रिया भी बोलते हैं और प्रकाश वियोजन को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया भी बोलते हैं। यानी कि जब भी बोले आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया तो फिर भी आपको वियोजन वाला का उदाहरण दे देना है प्रकाश के साथ, ठीक है। चलिए इसको एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिए तापीय वियोजन, तापीय वियोजन किसको बोलते हैं वह वियोजन अभिक्रिया जिसमें वियोजन की प्रक्रिया ताप के फलस्वरूप होती है उसके तापीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब पहले आप समझिए कि एक पदार्थ टूट के दो या दो से अधिक पदार्थ का बनाना। देखिए यहाँ PbNO3 है, ठीक है। देखिए यहाँ दो चीज़ है, एक Pb है और एक NO3 है, ठीक है। लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट। तो ये जो लेड नाइट्रेट है जब इसमें ताप दिया जाएगा यानी कि उष्मा, उष्मा को हम लोग शॉर्ट में त्रिभुज लिखते हैं, ठीक है। त्रिभुज का चिन्ह दे दिए एरो में, मतलब कि यहाँ पर हम उष्मा दे रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। जब इसमें हीट देंगे तो देखिए PbO अलग हुआ, NO2 अलग हुआ और O2 अलग हुआ। तो इसी को आप समझिए कि एक पदार्थ है यहाँ पर और टूट करके या अपघटित होकर के दो पदार्थ बनाता है या दो से ज़्यादा पदार्थ भी बना सकता है। यहाँ पर तीन पदार्थ बनाया है PbO यानी कि लेड ऑक्साइड, नाइट्रेट ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ये ऑक्सीजन गैस, तीन चीज़ बनाया है, ठीक है। तापीय वियोजन में हर वियोजन में एक पदार्थ टूटेगा और दो या दो से अधिक पदार्थ बनाए गए, ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए क्या दिया विद्युत वियोजन। तो देखिए H2O है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग विद्युत देंगे, क्या देंगे इसको विद्युत, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं जगह कम इसलिए। जब H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण किया है। चलिए फिर देखते हैं प्रकाश वियोजन, ठीक है। तो प्रकाश वियोजन किसको बोलते हैं जिसमें प्रकाश के सहारा से वियोजन हो जाए, ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम इसको प्रकाश लिख दिए हैं। देखिए AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड में जब हम लोग प्रकाश देंगे तो ये सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस ऊपर उड़ जाएगा गैस के रूप में, ठीक है। तो ये है आपका वियोजन अभिक्रिया और उसका प्रकार डिटेल में। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया है ये वाला। विस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं, ठीक है। विस्थापन या तो फिर प्रतिस्थापन।
आपको गड़बड़ाना नहीं है, परीक्षा में जब सवाल पूछा जाएगा तब, ठीक है। विस्थापन या प्रतिस्थापन एक ही है। चलिए इसका परिभाषा पढ़ते हैं। क्या दिया है, जिस अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटाकर स्वयं स्थापित हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि मान के चलिए यहाँ दो लड़का है, एक लड़का है राम और दूसरा लड़का है लक्ष्मण, ठीक है। दो लड़का है और जो दो लड़का एक साथ दोस्ती कर किया है, ठीक है, एक साथ दोस्ती किया है, ठीक है। दोनों मान के चलिए एक साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ यहाँ राम है और यहाँ पर लक्ष्मण सामने है, ठीक है, लक्ष्मण सामने है। और इसके बीच में जब एक दूसरा दोस्त आ जाएगा, यानी कि दूसरा लड़का आ जाएगा, मान के चलिए यहाँ पर रोहन आ गया, ठीक है। तो रोहन जब इन लोग के साथ मिलेगा तो देखिए यहाँ जो कम पावर वाला रहेगा, या तो लक्ष्मण या तो राम, दोनों में से जो कम पावर है, किससे कम पावर है, ये आर से, यानी कि रोहन से। और रोहन से जो कम पावर का रहेगा उसको ये भगा देगा और ये जो है ये इसके साथ आ जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के। मान के चलिए एक लड़का है जिसका नाम है राम, ठीक है, और उसका एक गर्लफ्रेंड जिसका नाम है, मान के चलिए लवली, ठीक है, क्या नाम है उसका, लवली एल। तो देखिए राम और लवली दोनों क्या है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है। तो लवली को हम प्लस देके नहीं लिखेंगे, इसको एक साथ लिखेंगे, आर और एल, ठीक है। अब एक दूसरा लड़का इसके साथ दोस्ती करना चाहता है दोनों के साथ, ठीक है। तो दोस्ती किसके साथ करेगा, जिससे दोस्ती हो सकता है, और ये है लड़का। तो लड़का का नाम मान के चलिए रोहन है, ठीक है। तो रोहन जब दोस्ती करेगा ये लड़की से, ठीक है ना, लवली से, तो लवली से दोस्ती कैसे करेगा, ये इसका पावर कम है राम का, तब कर पाएगा क्योंकि राम क्या करेगा, और ये जो रोहन है दोनों एक साथ मान के चलिए दोस्ती कर लिया, तो ये रोहन क्या करेगा, राम को हटा देगा और लवली के साथ दोस्ती कर लेगा। यानी कि राम जो है ये कम पावरफुल है, किससे, तो ये रोहन से, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसका उदाहरण देखते हैं। आप एक बार इस सक्रियता श्रेणी को देखिए, इसमें जो ऊपर में धातु रखा हुआ है ये सब ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे वैसे वैसे कम अभिक्रियाशील होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर जिंक, जिंक देखिए, और यहाँ पर देखिए FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। देखिए जिंक जो है ये फेरस से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो जिंक क्या करेगा, फेरस को विस्थापित कर देगा और अपने जाके बैठ जाएगा। देखिए यहाँ जिंक सल्फेट बन गया और Fe को अलग कर दिया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए Fe + CuSO4, ये जो Fe है वो कॉपर यानी कि Cu से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो ये Fe क्या करेगा, Cu को विस्थापित कर देगा, ठीक है, और SO4 के साथ आ जाएगा। देखिए FeSO4 + Cu, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे चलिए अब देखते हैं हम दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या है, तो दूसरा है यहाँ पर आपका विस्थापन नहीं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि मतलब दो, दो मतलब उभय, उभय अपघटन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। देखिए क्या बोल रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक है Na2SO4 और BaCl2, इन दोनों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होगा। किसका आदान प्रदान, आयन का, ठीक है। इसके बीच में जो आयन है उसका आदान प्रदान हो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब इसको आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, Na इसका चार्ज कितना है, सोडियम का आवेश होता है 1 और सल्फर का आवेश होता है 2। तो यही आवेश, ठीक है, यानी कि आयन, आवेश मतलब आयन, ये दो, इसका जो आयन है सल्फेट का SO4 का, ये आयन इसके पास गया है और सोडियम का आयन इसके पास गया है 1, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा था 1, ठीक है। यहाँ पर उसी प्रकार से देखिए सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये जो बेरियम है इसका आवेश है 2, ठीक है, कितना है 2, और ये क्लोरीन का है 1। ये जो 2 है ये क्लोरीन के पास गया है जो कि यहाँ लिखाया है, और इसका 1 जो कि बेरियम के पास गया लेकिन नहीं लिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आयनों का आदान प्रदान किस प्रकार हो रहा है। ये सोडियम चाहता है कि हमको एक आयन वाला चाहिए, एक आवेश वाला, इसलिए सोडियम किससे अभिक्रिया कर लेता है, क्लोरीन से, ठीक है। और ये सल्फेट चाहता है कि हमको 2 वाला चाहिए, तो सल्फेट किससे कर लेता है, बेरियम से। इसलिए क्या बनाता है, NaCl, यानी कि ये देखिए सोडियम क्लोराइड, इसका भी चार्ज 1 और इसका भी चार्ज 1, तो आवेश का आदान प्रदान हुआ। ये सोडियम का आवेश कितना था, 1, ये आवेश अपना किसको दिया, ये आवेश अपना दिया क्लोरीन को, और क्लोरीन दिया सोडियम को, तो आवेश का आदान प्रदान हो गया, ठीक है ना। आवेश का आदान प्रदान, आवेश दे दिया, ठीक है ना, और इससे ले लिया। अब देखिए सल्फेट है, सल्फेट इसका 2 आवेश है माइनस में, और ये बेरियम इसका 2 आवेश है प्लस में। अब बेरियम क्या बोलेगा, हमको 2 माइनस वाला चीज़ चाहिए, तो ये बेरियम सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगा। यानी कि यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि आवेशों का आदान प्रदान हो रहा है। जो आवेश सोडियम के पास था वो अपना आवेश को सेम आवेश के साथ, क्लोरीन के साथ बंधा रहना चाहा,
और यहाँ पर जो सल्फेट के पास आवेश था वो क्या चाहा कि हम बेरियम यानी कि 2 आवेश वाला के साथ जाएंगे और बना दिया NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, इसको एक बार पढ़ते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो देन 2NaCl प्लस BaSO4। यहाँ पर जितना भी समीकरण लिखे हैं, कोई समीकरण आपको अगर संतुलित अवस्था में नहीं मिले तो उसको आप संतुलित कर लीजिएगा। अगर आप अभी तक संतुलित करने वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल में संतुलित करने का वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जल्दी से जाकर उसको देख लीजिए और समझ जाए, क्योंकि एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे भी देखिए उसी तरह से NaCl सोडियम का चार्ज 1 और क्लोरीन का भी चार्ज 1। अब देखिए Ag सिल्वर का चार्ज कितना था 1 और NO3 का भी 1। ठीक है ना, NO3 का भी 1। अब देखिए AgCl मतलब क्या, Cl का होता है क्लोरीन। ठीक है ना, क्लोरीन का चार्ज कितना होता है 1 और इसका Ag का भी 1। ठीक है, अब यहाँ देखिए सोडियम का भी यहाँ 1 और NO3 का भी 1, तो आवेश का आदान प्रदान हुआ, भले ही समान चार्ज था लेकिन फिर भी। ठीक है, चलिए ये हो गया द्विविस्थापन। अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। देखिए ठीक है, उपचयन अभिक्रिया को हम लोग और क्या अभिक्रिया बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका परिभाषा पढ़ते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहा है उपचयन अभिक्रिया में कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में या तो दो काम से कोई एक काम होगा, या तो हाइड्रोजन का योग हो जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन का योग हो जाएगा, या तो फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा, दोनों में से कोई एक काम होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं उदाहरण। देखिए यहाँ पर C यानी क्लोरीन है, क्लोरीन के साथ क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन। तो क्लोरीन के साथ जब जब भी ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग हुआ, तो ये है उपचयन का उदाहरण यानी कि ऑक्सीकरण का उदाहरण। देखिए CuO बन गया। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का योग हो गया, या तो फिर हाइड्रोजन का ह्रास होना चाहिए, ह्रास वाला उदाहरण हम यहाँ नहीं लिए हैं। देखिए मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों जुड़ रहा है, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। यहाँ भी देखिए मैग्नीशियम क्या हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ा हो रहा है, तो यहाँ भी इसको कौन अभिक्रिया बोलेंगे, उपचयन। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, जिस प्रकार से उपचयन अभिक्रिया देखें उसके जस्ट उल्टा है अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए इसको पढ़ते हैं। कहता है जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, जबकि उपचयन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोले थे ऊपर में, तो उपचयन को ऑक्सीकरण बोलते हैं, लेकिन अपचयन को क्या बोलते हैं, अवकरण। ठीक है, अवकरण क्या होता है, उपचयन सॉरी अपचयन क्या होता है, चलिए ठीक से इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें या तो ऑक्सीजन का ह्रास होगा या तो हाइड्रोजन का योग होगा, यानी कि ऑक्सीजन या तो घटेगा या तो हाइड्रोजन बढ़ेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक काम होगा। अब जो यहाँ पर हम उदाहरण लिए हैं उसमें देखिए यहाँ पर CuO है, ठीक है, और यहाँ पर H2 है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या है, बोला हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर अकेले है और इस बार में देखिए हाइड्रोजन गैस जुड़ गया है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कॉपर ऑक्साइड है, क्या है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ कॉपर बचा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पर कॉपर है, तो अभिक्रिया के बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन घट गया, तो ये हो गया आपका अपचयन अभिक्रिया। लेकिन जानकारी के लिए आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि एक रेडॉक्स नाम का भी अभिक्रिया होता है, जिसको हम लोग उपचयन अपचयन की अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या उपचयन अपचयन की अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन की क्रिया, दोनों की क्रिया, उपचयन और अपचयन की क्रिया एक साथ घटित होती है, उसे हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए CuO, वही एग्जाम्पल ऊपर वाला, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, एरो देन Cu प्लस H2 यानी कि जल। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड और H2 जब अभिक्रिया किया तो क्या बना, यहाँ देखिए कॉपर, तो कॉपर बना यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे घट गया, और जब ऑक्सीजन घटता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो अपचयन अभिक्रिया यानी कि अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, अवकरण हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन था और यह हाइड्रोजन बाद में जल बना दिया। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपचयन की अभिक्रिया। ठीक है, आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया का, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए ये हो गया उपचयन अभिचयन की क्रिया यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया, सारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं एक नया अभिक्रिया। ठीक है, और वो है आप लोगों के सामने ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, चलिए ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में बने उत्पाद के साथ ऊष्मा या ऊर्जा मुक्त होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया किसको बोलते हैं, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें जो भी उत्पाद बनना रहता है वो तो बनता ही है, उसके साथ साथ
कुछ ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग बोल देते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे कि इसका एग्जाम्पल में हम श्वसन को ले सकते हैं, ठीक है। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, जब हम लोग श्वसन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या होता है, ऊष्मा मिलता है हम लोग को, क्या होता है, ऊष्मा मिलता है, ठीक है। ऊष्मा हम लोग को मिलता है, यानी कि श्वसन भी क्या है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है, जिससे हम लोग को ऊष्मा मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर C+O2 और देन CO2 प्लस, ये ऊर्जा का मान दिया हुआ है 94.545 कैलोरी, ठीक है। देखिए इसका एग्जांपल में क्या लिखे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन मतलब कि कोयला ले सकते हैं इसको, ठीक है, कोयला प्लस ऑक्सीजन, जब दोनों जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, साथ ही साथ ऊर्जा निकलेगा। ये जो लिखे हैं ये क्या है, तो ये ऊष्मा कह सकते हैं या तो फिर इसको ऊर्जा कह सकते हैं, ठीक है। ऊर्जा या ऊष्मा कह सकते हैं इसको हम लोग, जो कि निकल रहा है, ऊष्माक्षेपी। साथ साथ श्वसन इसका एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। अब देखिए आगे, चलिए अब नेक्स्ट प्रकार देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, चलिए देखते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया को पूरा होने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। जैसे चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ उदाहरण लिखे थे श्वसन, लेकिन श्वसन इसका उदाहरण नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको काट दिया गया है, ठीक है। चलिए ये भी एग्जाम्पल इसका नहीं है, ये जो एग्जाम्पल है ये श्वसन वाला ऊष्माक्षेपी का हो सकता है, ठीक है, ऊष्माशोषी का नहीं, ठीक है। चलिए ऊष्माशोषी मतलब ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा कराने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि प्लास्टिक है और उसको हम लोग गर्म करके अगर पिघलाना है तो उसमें हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, और उत्पाद के रूप में NO बना रहा है, यानी कि नाइट्रेट, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को होने के लिए 43.2 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर माइनस दे के लिखे, प्लस दे के नहीं, ठीक है, ये माइनस दे के लिखे हैं। तो इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए, यहाँ से यहाँ का जो अभिक्रिया है इसको पूर्ण होने के लिए 43.2 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार का हर वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर से दबाइएगा। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं।